back to all dear students. Welcome to Career Planet. We are studying our chapter Biomolecule. तो बच्चों बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु में अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन। तो बच्चों सबसे पहले प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटियोस, है ना, प्रोटियोस से प्राप्त हुआ है, जिसका मतलब है प्राइमरी इंपॉर्टेंस, है ना, प्राथमिक महत्व या अति महत्वपूर्ण पदार्थ कह दो, ठीक है। तो प्रोटीन प्रोटियोस से आता है। प्रोटियोस मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बॉडी में कोई चीज़ है तो प्रोटीन। अब हमें ऐसे कैसे भाई, एनर्जी सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट था। तो बच्चों एनर्जी सोर्स बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट था। आपने देखा था कि बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है, हमारे शरीर में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब उसके लिए जो कैटलिस्ट है वो एंजाइम। बिना एंजाइम के तो हमारे शरीर में कोई रिएक्शन चल ही नहीं। अब एंजाइम किसका बना है, तो हम कहेंगे एंजाइम तो प्रोटीन का बना है भाई। तो जब एंजाइम आपका प्रोटीन का बना है तो बिना एंजाइम के आपकी कोई रिएक्शन तो होनी नहीं, तो सारा प्रोसेस रुक जाएगा। बिना एनर्जी चल सकते हैं पर बिना केमिकल रिएक्शन कैसे चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोटीन बॉडी के अंदर। अब हमारी स्किन देख लो, बाल देख लो, नेल्स है, हीमोग्लोबिन है, मांसपेशियां हैं, बहुत सारे हार्मोन्स है और एंजाइम, सब के सब किससे बने, तो हम कहेंगे प्रोटीन से। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब डेली लाइफ में हम देखें कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, प्रोटीन कहाँ मिलेगा। तो हम देखते हैं घर में आपकी मम्मी कहती भी दाल खा लो, दाल में प्रोटीन होता है ना। पनीर खा लो, चीज़ जिसे हम बोलते हैं ना, चीज़ ले लो, पनीर ले लो, है ना, या फिर दाल है, अंडा है, मांस है, मछली है, इन सब के अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और प्रोटीन लेना इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, मतलब भाई प्रोटीन एक बहुलक है ना, जैव बहुलक मान लो। तो जैव बहुलक में कहूँ फॉर्मूला बताओ तो फॉर्मूला एक कंपाउंड तोड़ना है, बहुत मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा अणु बार निकलेगा, तो हम कहेंगे अभी बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होंगे तब जाके प्रोटीन बना होगा। तो मैं कहूँ बेसिक यूनिट बताओ तो आप कहेंगे जल अपघटन कर दो। तो बच्चों जब प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो आपको मिलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, या आप कह सकते हैं पेप्टाइड्स, है ना। तो भाई पेप्टाइड, 2 पेप्टाइड जुड़े तो डाईपेप्टाइड, 3 है तो ट्राईपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रापेप्टाइड, 10 से ज़्यादा हो गए तो हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड का अणु भार 10,000 से ज़्यादा हो गया तो हम कह देंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन के जल अपघटन से पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। अब पॉलीपेप्टाइड है क्या, तो हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन कर दो। तो बच्चों जब पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करते हैं तो आपको मिलेगा अमीनो अम्ल, और वो भी अल्फा अमीनो अम्ल। तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो अम्ल जो है वो लास्ट आपका यूनिट आया, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। मतलब अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, पहले 2 जुड़े होंगे, फिर 3 जुड़े होंगे, 4 जुड़े होंगे, तो हम कहेंगे डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड बना होगा, ठीक है। अब अल्फा अमीनो अम्ल जुड़े तो पॉलीपेप्टाइड आपस में और जुड़े, अणु भार 10,000 से ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट, मूलभूत इकाई जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है अल्फा अमीनो एसिड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट प्रोटीन। तो देखो फर्स्ट चीज़ तो हमने पढ़ी ली कि भाई प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसे हम कह रहे हैं प्रोटियोज। तो बच्चों प्रोटियोज का मतलब है प्राथमिक महत्व या अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए क्या चाहिए, तो हम कहेंगे प्रोटीन चाहिए। अब बच्चों प्रोटीन के मेन सोर्सेज क्या हैं, तो हम कहेंगे दूध, दाल, पनीर, मूंगफली, मछली, मांस आदि, है ना। ये प्रोटीन के क्या हैं, मेन सोर्सेज है, मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन इंपॉर्टेंस तो है, ग्रोथ डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था ना जैव अणु क्या था, तो हमने कहा था भाई वे कंपाउंड्स कह दो, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ कह दो जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट और जैविक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, उन्हें हमने कहा था जैव अणु। तो प्रोटीन भी क्या है, जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल है। आफ्टर दैट
तो बच्चों प्रोटीन जो है वो बॉडी के हर पार्ट में होता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो प्रोटीन मानव शरीर में बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, मसल्स और एंजाइम, ये सब के सब किससे बने, तो हम कहेंगे प्रोटीन से। ठीक है, अब प्रोटीन क्या है, तो मैंने आपको कहा था बहुलक है, और बहुलक होगा तो अणुभार क्या होगा, उच्च होगा। तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं और जल अपघटन पे, तो जल अपघटन पे देता है पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड जो है वो पुनः जल अपघटित होगा तो वो देगा अल्फा अमीनो अम्ल। यानी मैं कह दूं कि भाई प्रोटीन की मूलभूत इकाई जो है वो है अल्फा अमीनो अम्ल। अब क्या होता है अल्फा अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अमीनो एसिड, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज़ चल रही है ना। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द है प्रोटियोज, यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। सोर्सेस क्या हैं, शरीर के कौन से भाग प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन का अणुभार तो हम कहेंगे हाई है, जल अपघटन पे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, अब बच्चों प्रोटीन का जल अपघटन करें तो हम कहेंगे प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो भाई प्रोटीन का जल अपघटन किया तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन फिर से कर दो तो हम कहेंगे मूलभूत इकाई आ जाएगी और वो होगी अल्फा अमीनो अम्ल। तो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल। अर्थात प्रोटीन की एकलक इकाई, तो हम कहेंगे एकलक मतलब सिंगल, जो सबसे छोटी इकाई है उसके जुड़ने से आपने पूरा प्रोटीन बनाया, तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन की एकलक इकाई जो है वो है अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, नाम से लग रहा है अमीनो ग्रुप होगा और प्रकृति में अम्लीय होना चाहिए, COH ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और NH2 ग्रुप भी होगा। ठीक है, अब बच्चों प्रोटीन की एकलक इकाई अल्फा अमीनो अम्ल है और अल्फा अमीनो अम्ल के संयुक्त होने पर, तो अल्फा अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो अल्फा अमीनो अम्ल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और बच्चों पॉलीपेप्टाइड का अणुभार अगर 10,000 से ज़्यादा हो गया तो हम प्रोटीन बोल देंगे। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड का अणुभार अगर 10,000 से अधिक है तो हम कहेंगे अब प्रोटीन तो बनेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। तो पॉलीपेप्टाइड का अणुभार 10,000 से अधिक होने पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके, अब बच्चों देखो प्रोटीन तो हमारी मसल्स में भी होता है ना। रेशम के कपड़े तो वो भी क्या है, प्रोटीन है। तो मसल्स के अंदर हमें लग रहा है धागे नुमा प्रोटीन होना चाहिए, है ना। अब मैं कहूँ हीमोग्लोबिन तो हिमेटिन और ग्लोब्यूलिन, है ना। गोली का एक छोटा छोटा गोल गोल है ना प्रोटीन होगा, मतलब गोलिकामय होगा। ठीक है, या मैं कह दूं कि एग एल्बुमिन सुना है तुमने, अंडे की पीली जर्दी होती है, तो हम कहते हैं अंडे के अंदर तो ना प्रोटीन होता ही एग एल्बुमिन, है ना। तो हम कहेंगे गोलिकामय, कणिकामय प्रोटीन है। लेकिन अगर हम अपने मसल्स की बात करें तो मसल्स में धागे नुमा प्रोटीन है, धागे नुमा संरचना बनाता है। तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो उसकी स्ट्रक्चर धागे के समान दिखेंगी या ग्लोब्यूल्स के समान दिखेंगी, है ना। कणिकामय गोलिकाकार प्रोटीन दिखेगा। तो हम कहेंगे दो प्रकार का प्रोटीन होता है, फाइब्रस यानी कि रेशेदार प्रोटीन और कणिकामय प्रोटीन। ठीक है, तो अब हम प्रोटीन को डिवाइड कर देते हैं आकृति के आधार पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे बेस्ड। तो बच्चों प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक आकृति, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा भाई या तो रेशेदार है या गोलिकाकार है, कणिकामय है। तो रेशेदार मतलब धागे के समान है, कणिकामय मतलब तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली गोल गोल संरचनाएं बना देंगी, कुंडलियां बना देंगी, गोलिकाकार संरचनाएं बनाएंगी। अब इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है वो एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से रहती है ना, और ये धागे नुमा संरचनाएं बनाती। अब इनके बीच में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड अभी हम देखेंगे, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या डाइसल्फाइड बंध, सल्फर के थ्रू भी बन सकती है, तो हम कहेंगे डाइसल्फाइड बंध होगा। लेकिन जब हम वहां बात करेंगे तो इस तरह से गोलिकामय है ना, गोल गोल संरचनाएं बन जाएंगी, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
है ना, और अंतः अणुक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बच्चों ये धागेनुमा संरचना है तो पानी में तो घुलने से रहा, तो हम कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन पानी में नहीं घुलता, जल में अविलय। और ये ग्लोब्यूल्स है, कणिकाएं हैं तो इजीली घुल जाती है, तो ये जल में विलय। देन तो भाई कणिकामय प्रोटीन और धागेनुमा प्रोटीन यानी कि रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, तो हम कहेंगे मेन तो मसल्स ही बना रहा है ना, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बना रहा है हमारा, है ना। जितनी मसल्स होती है हमारी, स्ट्रांग होती है मसल्स, तो बॉडी का स्ट्रक्चर परफेक्ट लगता है ना। तो हम कहेंगे बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन क्या है? संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट बता रहा है, संरचना बना रहा है। लेकिन ये तो हम कहेंगे इसमें तो भाई ग्लोब्यूल्स है ना, हेमोग्लोबिन है या एग एल्ब्यूमिन है, तो आगे से आगे लाइफ टू लाइफ, है ना, लाइफ साइकिल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जीवन चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है और देखभाल करता है। जैसे इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। भाई इंसुलिन अगर क्या बोलते हैं, फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आगे से आगे हिस्ट्री है ना, तो डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन की कमी, तो अगर पेरेंट्स में थी तो बच्चों में भी है ना, आगे जनरेशन में भी जाएगी। तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। कौन सा? कणिकामय या गोलिका युक्त प्रोटीन, तो हम कहेंगे लाइफ साइकिल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है कि भाई बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर हो, उसकी क्या गारंटी, है ना। पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये है रेशेदार प्रोटीन जो संरचनात्मक इकाई बनाते हैं टिश्यूज की। एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा था, देखो मसल्स में कौन सा होता है? मायोसिन। फिर आपका था रेशम है, चाहे हमारे बाल हैं, ऊन है, इनमें प्रोटीन होता है केराटिन और कोलेजन, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आणविक आकृति, भाई प्रोटीन दिखने में कैसा है? क्या धागेनुमा संरचना है कि कणिका है? धागेनुमा है तो रेशेदार प्रोटीन है, जल में नहीं घुलेगा। लेकिन कणिकामय प्रोटीन है तो गोलिका युक्त प्रोटीन है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध से बंधा हुआ है और पानी में घुल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या? तो मैं कह दूं कि भाई एक तो एसिड कह रहे हो, एसिड मतलब COOH ग्रुप होना चाहिए, और एक अमीनो कह रहे हो मतलब NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक तो ग्रुप होगा NH2, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह, और तो हम कहेंगे दूसरा COH समूह। तो बच्चों वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह तथा COOH समूह दोनों पाए जाते हैं। NH2 समूह, COOH समूह दोनों पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे NH2 है अमीनो, COH है अम्लीय, तो फिर हम कहेंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल कहलाते। कोई पूछे अमीनो अम्ल है क्या, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लो जिनमें एक तो हो आपका COH ग्रुप और एक क्या हो? NH2 ग्रुप, मतलब COH तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर पड़ोसी कार्बन वहाँ अमीनो ग्रुप होना चाहिए, फिर मैं R लिख देती हूँ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कहेंगे एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल बातें हैं बच्चों। अब तो बच्चों NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पे अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, तो भाई NH2 समूह अल्फा कार्बन पे लगा है, बीटा कार्बन पे लगा है, गामा कार्बन पे लगा है, कहाँ लगा है उसके अकॉर्डिंग बता दो। तो जैसे मैंने लिखा कि भाई अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो एसिड, तो बच्चों अल्फा अमीनो एसिड मतलब अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप का होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे। तो अल्फा अमीनो अम्ल तो हम कहेंगे NH2 समूह, NH2 समूह अल्फा कार्बन पर उपस्थित होता है। ठीक है भाई, NH2 ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल तो देखो ये COH हो गया बच्चों, COH के जस्ट पड़ोसी कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पे मुझे NH2 लिखना है ये, तो अल्फा पोजीशन पे क्या है? अमीनो, है ना। एक्चुअली ये अल्फा अमीनो एसिडिक एसिड है, ध्यान से देखो।
अल्फा कार्बन समझ गए ना, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के पड़ोसी कार्बन को अल्फा कहते हैं। वहां तुमने NH2 लगा दिया तो अमीनो तो है ही, और 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है, कॉमन नेम, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड। तो बच्चों अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, ठीक है। और अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड का विशेष नाम जो है, सारे अमीनो एसिड जो है उनके स्पेसिफिक नेम से बच्चों, तो वो है ग्लाइसिन। तो हम कहेंगे कि ये हो गया अल्फा अमीनो अम्ल। NH2 समूह की जो स्थिति है बच्चों वो अल्फा स्थिति पे, तो ऐसे तो हम बीटा पे भी लगा सकते हैं, तो हम कहेंगे ओके बीटा अमीनो अम्ल। तो बच्चों बीटा अमीनो एसिड, तो हम कहेंगे NH2 ग्रुप कहाँ होगा, NH2 ग्रुप बीटा पोजीशन पे होगा, ठीक है। NH2 समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित होगा, NH2 समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे देखो ये COH ग्रुप हो गया, इसका पड़ोसी कार्बन तो हम कहेंगे अल्फा, और इसका नेबर तो बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, तुम्हें क्या करना है यहाँ NH2 लगाना, ठीक है। तो बीटा में NH2 है तो हम कहेंगे हाँ बीटा अमीनो, और अब कितने कार्बन है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक अम्ल, पहला फॉर्मिंग एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा क्या होता है प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। अब अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड हो गया, बीटा अमीनो एसिड हो गया, और मैं आपसे कहूं कि नहीं गामा अमीनो अम्ल, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी लिख दो, तो हम कहेंगे अगर आप गामा की बात कर रहे हैं यानी NH2 समूह जो है वो गामा कार्बन पे होना चाहिए, है ना, NH2 समूह गामा कार्बन पर उपस्थित होगा, ठीक है। NH2 समूह गामा कार्बन पर उपस्थित होगा, ओके। बनाए तो देखो अल्फा पे बना दिया, बीटा पे बना दिया गामा, तो ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और इसका अगला हो गया गामा, और यहाँ लगाना है तुम्हें NH2, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा NH2, ये तो हम कहेंगे ये तो कार्बन हो गया हमारा अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो बच्चों NH2 ग्रुप कहाँ है, अल्फा कार्बन पे है, बीटा कार्बन पे है, गामा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बांट देंगे, ठीक है। तो देखो तुम्हें से भी ये ध्यान रखना हमारा क्रियात्मक समूह COH है, इसका पड़ोसी कार्बन तो अल्फा, बीटा और अगला गामा, अगला डेल्टा, ठीक है। तो ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से सोचो तो भाई NH2 समूह तो है बच्चों क्षारीय प्रकृति। अगर मैं आपसे कहूं कि NH2 ग्रुप की नेचर क्या है ना, NH2 समूह NH2 ग्रुप की नेचर क्या है, तो हम कहेंगे ये तो क्षारीय प्रकृति, एमीन्स है ना, एमीन्स की प्रकृति तो क्षारीय होती है। और COH ग्रुप की नेचर क्या है, तो बच्चों COOH ग्रुप की प्रकृति जो है वो तो अम्लीय है, एसिडिक नेचर, तो बात तो सही, क्षारीय प्रकृति और दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे अम्लीय प्रकृति, है ना। अब अगर NH2 समूह और COH समूह की संख्या बराबर है, भाई एक NH2 एक COH, दो NH2 दो COH, तो हम कहेंगे उदासीन। लेकिन NH2 ग्रुप ज़्यादा है, COH कम है, तो हम कहेंगे क्षारीय अमीनो अम्ल। और अगर NH2 कम है और COH ज़्यादा है, तो हम कहेंगे अम्लीय अमीनो अम्ल। तो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा ग्रुप अधिक संख्या में उपस्थित है। तो हम कहेंगे कि भाई NH2 ग्रुप और COH ग्रुप की संख्या के आधार पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, अमीनो अम्ल को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला है बच्चों उदासीन अमीनो अम्ल। तो उदासीन अमीनो अम्ल यानी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होंगे, तो हम कहेंगे ऐसे अमीनो एसिड जिनमें NH2 ग्रुप क्षारीय प्रकृति, COH ग्रुप अम्लीय प्रकृति, दोनों की संख्या बराबर हो, जितना एसिड उतना बेस न्यूट्रल।
ठीक है, संख्या के आधार पे है ना। तो उदासीन अमीनो अम्ल, तो हम कहेंगे भाई वे अमीनो अम्ल जिनमें, वे अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूह, NH2 समूह, NH2 ग्रुप्स तथा COOH समूह, COOH ग्रुप्स की संख्या बराबर होती है, दोनों का नंबर सेम होता है ना, कि संख्या समान होती है। ठीक है, तो बच्चों अगर समान संख्या में है तो हम उसे बोलेंगे उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो बच्चों अभी आपने लिखा था ग्लाइसिन, है ना। ग्लाइसिन क्या था? अल्फा अमीनो एसिडिक एसिड, तो हम कहेंगे ये, ठीक है, NH2COOH, नाम क्या था? तो हम कहेंगे ग्लाइसिन। एक COH है और एक NH2 है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं अम्लीय समूह ज़्यादा है, अब अम्लीय समूह कैसे ज़्यादा है? तो बच्चों अम्लीय समूह कौन सा है? तो हम कहेंगे COOH। तो अगर COOH समूह ज़्यादा है, ठीक है, तो COOH समूह ज़्यादा है तो प्रकृति अम्लीय है ना, तो अम्लीय अमीनो एसिड बोल देना। तो नेक्स्ट है हमारे पास अम्लीय अमीनो अम्ल, एसिडिक अमीनो एसिड, अम्लीय अमीनो अम्ल यानी वे अमीनो अम्ल जिनमें अम्लीय समूह सीधा लिख दूं मैं, COH ग्रुप्स की संख्या NH2 ग्रुप से क्या है? ज़्यादा है। तो अम्लीय समूह की संख्या ज़्यादा है तो बच्चों अम्लीय अमीनो अम्ल हो जाएगा। अब उदाहरण दे दो, तो हमें पता है COH ज़्यादा लिखना है, COH ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे चल अल्फा अमीनो एसिड तो लिखना ही मुझे, COH ग्रुप 2 कर देती हूँ, COH ग्रुप 2 कर दो, NH2 ग्रुप 1 कर दो। अब नाम याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको उदाहरण देना है, IUPAC लिख सकते हैं। और वैसे इसको बोलते हैं बच्चों एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एस्पार्टिक एसिड। क्लियर? तो हम कहेंगे भाई अमीनो एसिड एक ग्रुप तो होना चाहिए NH2, एक ग्रुप होना चाहिए COH। COH बाय नेचर एसिड होता है, NH2 बाय नेचर बेस होता है। अगर दोनों की संख्या बराबर है तो न्यूट्रल, COH ज़्यादा है तो एसिडिक। और अब मैं कहूँगी नहीं बेसिक की बात करो भाई, अगला है मेरे पास क्षारीय अमीनो अम्ल। तो इसमें बताने की क्या बात है, क्षारीय अमीनो अम्ल, अब आप समझ गए क्या होगा, क्या होना चाहिए क्षारीय अमीनो अम्ल? तो हम कहेंगे NH2 ग्रुप की संख्या, NH2 समूहों की संख्या किससे ज़्यादा है? तो हम कहेंगे COOH ग्रुप से। अब कोई उदाहरण बताओ। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको कुल मिला के NH2 ग्रुप ज़्यादा दिखाने और COH ग्रुप कम दिखाने। तो हमने एग्जाम्पल सेट किया इसका, जरूरी नहीं आपको नाम याद रहे, है ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है हमारे पास, जिसमें है हमारे पास टोटल कार्बन की संख्या 5। ठीक है, और 2 और 5 वाली पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो देखो 2 और 5 दो अमीनो है तो डाई अमीनो और पेंटेनोइक एसिड। और वैसे इसका जो नाम है, फेमस नाम है ये लाइसीन। ठीक है, तो लाइसीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप की संख्या, है ना, क्या देख रहे हैं आप, NH2 ग्रुप की संख्या COH ग्रुप से ज़्यादा है। तो हम कहेंगे ये बेसिक है। एक एक उदाहरण याद रखेंगे, एस्पार्टिक एसिड में COH ग्रुप 2 थे तो ये एसिडिक था, ग्लाइसिन में दोनों बराबर हैं तो ये न्यूट्रल था। ठीक है, तो पहला तो था कि भाई है ना अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप कहाँ पे है, अल्फा कार्बन पे है, बीटा कार्बन पे है या गामा कार्बन पे है, तो हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा आप कह रहे हैं कि नहीं अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अब आता है बच्चों कार्य के आधार पे। ठीक है, अमीनो एसिड हमें समझ में आ गया कि NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, दो तरह से तो आपने सिंपली क्लासीफाई कर दिया। अब इंपॉर्टेंस क्या है, काम क्या है,
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है, या हमारी बॉडी के अंदर 20 प्रकार के 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होते। अब 20 में से 10 अमीनो अम्ल तो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती, चाहे आपने अच्छे से खाना खाया नहीं खाया, जो भी है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, मानव शरीर है, तो 10 अमीनो अम्ल तो बॉडी बना ही लेगी, खुद ही संश्लेषित कर लेगी, है ना। तो उनका इतना टेंशन नहीं, वो तो बन जाएंगे, खाना मिले नहीं मिले, प्रॉपर डाइट मिले नहीं मिले। लेकिन बाकी के जो 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो अमीनो एसिड नहीं मिले तो हमारी शारीरिक वृद्धि, है ना, हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, डेथ भी हो सकती है ना। और उनका निर्माण बॉडी तो कर नहीं सकती, मतलब एक्सटर्नल डाइट, भोजन से आपको उनको लेना पड़ेगा। तो मतलब अच्छा खाना पड़ेगा शुरू से ही। अब कहते हैं संतुलित भोजन, संतुलित आहार, पोषण वाला फूड खाना पड़ेगा। तो कुल कमी कितने अमीनो एसिड थे? तो हमने कहा 20 थे। 10 बॉडी बना लेगी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बन जाएंगे। बाकी के 10 एक्सटर्नल डाइट, भोजन से हमें लेने ही पड़ेंगे। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कम बढ़ गए तो डेथ भी हो सकती। तो जो बॉडी के अंदर बन जाएंगे, है ना, वो तो है अनावश्यक अमीनो अम्ल, मिल जाएंगे। लेकिन जो हमें बाहरी भोजन से लेने ही है, उनकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, तो वो है आवश्यक अमीनो अम्ल। तो हमने क्या किया, कार्य के आधार पर भी अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर दिया, है ना। काम कैसा कर रहा है, तो हमने कहा आवश्यक और अनावश्यक। अब बच्चों, हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से 10 का निर्माण तो शरीर में हो जाएगा और इनकी कमी से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो है नॉन एसेंशियल, है ना, अनावश्यक अमीनो अम्ल। आप लिखेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है भाई, मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ओके, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन अन्य 10 अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, लेकिन सख्त आवश्यकता है हमारी बॉडी को, है ना। रिक्वायरमेंट बहुत तगड़ा है। अब इनकी कमी से हमारी फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी, डेथ भी हो सकती है ना। और इनको हमें बाहरी भोजन से लेना आवश्यक है। तो जब आवश्यक ही है तो मैं कह दूं आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ये कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि एसेंशियल अमीनो अम्ल। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल यानी एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर? टोटल 20 है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 के बिना काम चल जाएगा। ओके, अब उदाहरण बताओ। तो उदाहरण तो बताना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम में ऐसा आएगा, कोई 2 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम लिखो, तो 2 बताओ। तो मैं आपको बहुत सारे बता देती हूँ, जो याद रहे वो लिख लेना। याद कैसे करेंगे? तो बच्चों, आवश्यक अमीनो अम्ल याद करना है टीवी मिल पाथ। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल याद कैसे करेंगे? तो आपको याद करना है टीवी मिल पाथ। अब टी से क्या है, वी से क्या है, एम से क्या है, ये सब हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है भाई, तो देखो, टी से हैं बच्चों, टी से हैं ट्रिप्टोफेन। ठीक है, टी से आपको लिखना है ट्रिप्टोफेन। ओके, वी से क्या है? तो हम कहेंगे वी से है वेलिन। ठीक है, एम से क्या है? तो एम से है मेथियोनिन। ओके, टीवी मिल पाथ। तो टी से ट्रिप्टोफेन, वी से वेलिन, एम से तो बच्चों मिथियोनिन। मैथियोनिन याद कर लो, एक ही बात है, मैथियोनिन। आई से क्या है? तो आई से है आइसोल्यूसिन। ठीक है, जो याद रहे, आइसोल्यूसिन। ओके, देन एल से क्या है? तो ये है ल्यूसिन। एल से है ल्यूसिन। फिर एल से क्या है? तो बच्चों इससे है लाइसिन। ठीक है, लाइसिन। अब पी
से क्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल पी से क्या है, पी से क्या है, ए से क्या है, टी से क्या है और एच से क्या है, पाथ, टीवी मिल पाथ। तो टी से तो ट्रिप्टोफेन था, वी से वेलिन, एम से मिथियोनिन, एल से ल्यूसिन, फिर आइसोल्यूसिन, है ना। तो अब हम कहेंगे पी से क्या है, तो बच्चों पी से है फिनाइल एलेनिन, पी से है फिनाइल, यहां आप लिखेंगे फेनिल एलेनिन, ठीक है। एलेनिन भी अपने आप में अमीनो एसिड है ना, लेकिन एलेनिन हमारे इधर तो आया नहीं, तो एलेनिन नॉन एसेंशियल होगा, हम एसेंशियल पढ़ रहे है ना। तो बच्चों फिनाइल एलेनिन, ओके भाई, फिनाइल एलेनिन। फिर ए से क्या है, तो हम कहेंगे ए से है आर्जिनिन, ठीक है, ए से हो जाएगा आर्जिनिन। तो टीवी मिल पाथ, पी से फेनिल एलेनिन, ए से आर्जिन। अब टी से क्या है बच्चों, तो टी से है थ्रियोनिन, ठीक है भाई, टी से है थ्रियोनिन। और एच से क्या है, तो हम कहेंगे एच से क्या होना चाहिए, तो एच फॉर हिस्टिडिन, ठीक है, एच फॉर है बच्चों हिस्टिडिन, ओके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल। तो हम कहेंगे टीवी मिल पाथ, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडिन। क्लियर। अब इसके अलावा तो अभी तुमने पढ़ा था ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, है ना, तो वो सब क्या है, वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे और ये एसेंशियल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये तो हो गया अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अब बच्चों अमीनो एसिड के कैरेक्टर्स, क्या कैरेक्टर है अमीनो एसिड के, तो हम कहेंगे भाई अमीनो एसिड है ना वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, प्रकृति में अमीनो एसिड कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे श्वेत होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। पानी में घुल जाएंगे, अम्ल में घुल जाएंगे, क्षार में घुल जाएंगे, है ना, कार्बनिक विलायकों में अल्प विलय होते हैं, बाकी घुल जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों पहला अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड, क्योंकि आपने कहा था कि भी अमीनो अम्ल यानी एक तो अमीनो ग्रुप होगा और एक अम्लीय ग्रुप COH ग्रुप होगा। तो फर्स्ट अमीनो एसिड, तो मैं कहूँगी फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो आपका है अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, यानी पहला अमीनो अम्ल जो है वो है ग्लाइसिन, ठीक है। इसके अलावा जो भी अमीनो अम्ल होगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सभी अमीनो अम्ल, सभी अमीनो अम्ल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ग्लाइसिन को छोड़ दो, तो क्या स्पेशल है भाई, देखो सभी अमीनो अम्ल ग्लाइसिन को छोड़कर, है ना। तो देखो सारे अमीनो एसिड में किरेल कार्बन होता है, सारे अमीनो एसिड प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, खाली ग्लाइसिन को छोड़ दो। तो सभी अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन को अगर हम हटा दें, में असममित कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, समझ गए बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि किरेल कार्बन पाया जाता है। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर किरेल कार्बन है यानी ग्लाइसिन को छोड़कर सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ग्लाइसिन को छोड़ दूं तो बाकी सारे अमीनो एसिड क्या है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम कहेंगे ग्लाइसिन को छोड़ दो, सब में किरेल कार्बन है तथा प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अब एग्जाम, तो बच्चों अमीनो एसिड तो आपने कहा था एक तो COH ग्रुप होगा ही सी। अब हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो हम तो हर बार अल्फा अमीनो एसिड की बात करेंगे, तो अल्फा कार्बन पे NH2 और आगे में R लगा दूं, क्योंकि H लगाऊंगी तो ग्लाइसिन हो जाएगा,
ठीक है, तो आप देखो C स्टार तो बनेगा ना, एक तरफ R, एक तरफ COH, एक तरफ NH2 और एक तरफ H। तो मैं कहूँगी भाई किरेल कार्बन तो है। ठीक है, तो बच्चों ग्लाइसिन को अगर हम छोड़ दें तो सारे अमीनो एसिड, तो हम कहेंगे सारे अमीनो एसिड में किरेल कार्बन है, यानी प्रकाशिक समावयवता। तो ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाते। अब बच्चों अगर मैं R की जगह CH3 ले लूँ, है ना, R की जगह चेंज करते जाएंगे हम, मेथिल, एथिल, फिनाइल, बेंजाइल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं R की जगह CH3 ले लूँ तो ये अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड हो जाता है। दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है? तो पहला ग्लाइसिन था, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, दूसरा अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल। देखो COH का पड़ोसी कार्बन अल्फा, यहाँ अमीनो 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपियोनिक एसिड। तो बच्चों इसका नाम है एलेनीन। पहला है ग्लाइसिन, दूसरा तो हम कहेंगे एलेनीन। एलेनीन जो है किरेल कार्बन रखता है, असम्मित कार्बन रखता है, ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव, प्रकाशिक रूप से क्या है? सक्रिय। अब बच्चों अमीनो एसिड है तो अपने का एक तो COH ग्रुप होगा और एक NH2 ग्रुप होगा, एक अम्लीय समूह, एक क्षारीय समूह। तो ऐसा नहीं हो सकता अम्लीय समूह प्रोटॉन दे दे और क्षारीय क्या कहेगा मैं प्रोटॉन ले लूंगा। तो इनको तो बाहर वाले की जरूरत ही नहीं, ये प्रोटॉन दे सकता है, ये प्रोटॉन ले सकता है। तो ये तो इंटरनल सॉल्ट बन गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वीटर आयन। तो ये अमीनो अम्ल में एसिडिक ग्रुप है COH, हम कहेंगे बिल्कुल है, पढ़ा है। बेसिक ग्रुप है NH2, तो भाई बिल्कुल है। अब COH प्रोटॉन त्याग दे और NH2 क्या करे? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। तो प्रोटॉन त्यागेगा तो माइनस और दूसरा प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो प्लस। तो एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों मिल गया, तो आपको मिलेगी द्विध्रुवीय संरचना, डाईपोलर स्ट्रक्चर, द्विध्रुवीय संरचना। इस संरचना को हम कहते हैं बच्चों ज्वीटर आयन। और ज्वीटर आयन अमीनो अम्ल की एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी क्या होता है भाई? अगर प्रोटॉन छोड़ता है तो अम्ल, प्रोटॉन ले लेता है तो क्षार। तो आप तो कह रहे हो नहीं मैं तो अम्ल भी हूँ क्षार भी हूँ, तो दोनों नेचर अगर एक कंपाउंड रखेगा तो एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, है ना। अभी कैसे? तो देखो डाईपोलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे भाई मान लो हमने ले लिया एक अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये अल्फा अमीनो एसिड, तो बच्चों ये प्रोटॉन छोड़ देगा और दूसरा वाला क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो प्रोटॉन छुड़वा दो COH से। तो हम कहेंगे अगर ये प्रोटॉन छोड़ देगा तो ये हो जाएगा COO माइनस और इसको प्रोटॉन दे दो तो ये क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये हो जाएगा NH3 प्लस। तो यहाँ से प्रोटॉन गया अम्लीय प्रकृति, इसने प्रोटॉन ले लिया क्षारीय प्रकृति। अब आपने दो तरह का प्लस और माइनस वाला स्ट्रक्चर बनाया है, द्विध्रुव संरचना बनाई है। तो इस संरचना को कहते हैं ज्वीटर आयन या आंतरिक लवण, इंटरनल सॉल्ट या आंतरिक लवण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई ज्वीटर आयन या आंतरिक लवण समझ में आ गया, है ना। अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, आपस में ही अंतर क्रिया करके एक द्विध्रुवीय संरचना का निर्माण करते हैं। सिंपल सिंपल है बच्चों, कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल इजी चीजें हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई डाईपोलर स्ट्रक्चर बन गया। इस डाईपोलर स्ट्रक्चर द्विध्रुवीय संरचना को मुझे कहना चाहिए ज्वीटर आयन या आंतरिक लवण। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ज्वीटर आयन से आपको क्या फायदा हुआ, आपने क्या प्रूफ किया? तो हमने प्रूफ किया कि भाई अमीनो एसिड की उभयधर्मी प्रकृति है। अम्लीय माध्यम मिलाओगे तो ये क्षार बन जाएगा, क्षारीय माध्यम में मिलाओगे तो ये अम्ल बन जाएगा। तो मिलाओ और करंट पास करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समविभव बिंदु। तो बच्चों द्विध्रुव संरचना जो हमारी बन गई, अमीनो एसिड की हमने डाईपोलर स्ट्रक्चर, द्विध्रुव संरचना बना दी। तो हम कहेंगे अमीनो अम्ल की द्विध्रुवीय संरचना बनने के कारण अलग अलग माध्यम में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। अब कैसे? तो मान लो मैंने अमीनो एसिड को अम्लीय माध्यम में डाला, क्योंकि अमीनो एसिड खुद तो ऐसे रहेगा, तो हम कहेंगे ओके। अब बच्चों अम्लीय माध्यम, तो ध्यान से सुनना, माध्यम अम्लीय, तो माध्यम प्रोटॉन देगा। अम्लीय माध्यम में डाला, एसिड में डाला तो वो प्रोटॉन देगा। तो हम कहेंगे वो प्रोटॉन देगा तो कोई बात नहीं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा।
यहाँ COH बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही तुमने अमीनो एसिड को अम्लीय माध्यम में डाला तो अम्लीय माध्यम प्रोटॉन देगा, समझे ना मेरी बात। माध्यम से H+ आया तो वो H+ इसको पकड़ा दो COO- को, तो ये बनेगा COOH। ठीक है, अब मैं कहूँ नहीं तुम ऐसा करो, क्षारीय माध्यम में मिलाओ, तो अमीनो अम्ल को तुम क्षारीय माध्यम में मिलाओ, तो भाई क्षारीय माध्यम आपको कहेगा आप प्रोटॉन दे दो, तो अब हम प्रोटॉन दे दें, हम कहेंगे हाँ हमारे पास तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन पड़ा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम एक्स्ट्रा प्रोटॉन दे दोगे, इसमें से H+ निकाल दो, तो अब तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ये बन जाएगा। माध्यम अगर प्रोटॉन मांग रहा है तो आप दे दो, आपके पास तो है ही ना। अब ध्यान से देखो कि भाई अम्लीय माध्यम में ये धन आयन बन गया, अम्लीय माध्यम में ये क्या बन गया, केटायन, है ना। केटायन समझे ना, कटा हुआ यानी कि प्लस होता है ना, इस तरह से क्रॉस होता है ना, तो हम कहेंगे धन आयन। और क्षारीय माध्यम में ये क्या बन गया, तो मैं कहूँगी क्षारीय माध्यम में तो ये ऋण आयन बन गया, नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, ऋण आयन होंगे यहाँ, बिल्कुल ठीक है। ऋण आयन को इंग्लिश में क्या लिखते तो हम कहेंगे एनायन। अब क्या होगा, तो बच्चों अगर अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल है तो हम कहेंगे तो प्लस बन गया, और तुम क्या करो, विद्युत धारा प्रवाहित करो, करंट पास करो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो आप देख रहे हैं कि अम्लीय माध्यम में माध्यम ने प्रोटॉन दिया, तो अमीनो एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये धनायन वाली संरचना रह गई, ये प्लस बन गया, कैटायन बन गया। अब कैटायन है, करंट पास करो, तो जैसे ही तुम करंट पास करोगे तो वो कैथोड की तरफ दौड़ेगा। ये तो हमने पढ़ा था क्लास 11th आयनिक साम्य, है ना। विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैटायन यानी कि धन आयन कैथोड की ओर गमन करते हैं, और ऋण आयन यानी कि एनायन वो एनोड की ओर गमन करते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये कहाँ दौड़ेगा, तो ये कैथोड की ओर गमन करता है। तो बात तो सही, आपसे पूछ ले कि अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका गमन होगा, तो आपको सीधा लिखना है कैथोड की ओर। और क्षारीय माध्यम में अमीनो अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे तो हम कहेंगे क्षारीय माध्यम में तो माइनस बन गया भाई, क्योंकि क्षारीय माध्यम को प्रोटॉन की जरूरत है, इसने प्रोटॉन छोड़ के उसको पहुंचा दिया, तो ये माइनस बन गया। अब कहाँ करंट पास करेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर आपने करंट पास कर दिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो हम कहेंगे भाई ये कहाँ दौड़ेगा, तो ये एनोड की ओर दौड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे। एसिडिक मीडियम में कहाँ भागेगा, बेसिक मीडियम में कहाँ भागेगा। ओके, अब ले दे के पीएच वाली बात है ना कि एसिडिक मीडियम में यहाँ गया, बेसिक में यहाँ गया। अब तुम ऐसा पीएच सेट करो, है ना, वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल कहीं नहीं जाए। अम्लीय माध्यम दिया तो कैथोड गया, क्षारीय माध्यम दिया तो एनोड गया। अब तुम पीएच सेट करते चलो, है ना। ऐसा पीएच सेट करो जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है ना। ऐसा पीएच जिसमें अमीनो एसिड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। अर्थात में लिखेंगे बच्चों कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने करंट पास किया तो आपने देखा कि ये कोई भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं, गमन नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, इस पीएच को समविभव बिंदु, बच्चों को लगता है कोई पोटेंशियल होगा, है ना। समविभव बिंदु है, क्या है, विद्युत विभव है, नहीं भाई, पीएच है। पीएच तुमने सेट किया
है ना। तो इस पीएच को हमने कहा समविभव बिंदु, ध्यान रखेंगे थोड़ी सी बात, ठीक है। तो इस पीएच को हम कहते हैं समविभव बिंदु। अब बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पॉइंट पे अमीनो एसिड का हम कहें भी ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो भी इसकी कंडक्टिविटी तो हमने देखा ही है ना, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी बच्चों न्यूनतम। तो समविभव बिंदु पे हम कहते हैं कि भाई इसकी चालकता देखा ही था, श्यानता, परासरण दाब, सबके मान क्या हो जाएंगे, न्यूनतम हो जाए। तो ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक और बाकी है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब देखो ले देखिए आपको बताया कि भाई अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन की बेसिक यूनिट, अमीनो एसिड मिल गया तो उनके मध्य कुछ बंध तो बना होगा, है ना, एक बॉन्ड तो बना होगा। अब दो अमीनो एसिड को अगर मैं आपस में जोड़ूं तो वे जल के अणु के त्याग द्वारा एक बंध का निर्माण करते हैं। कैसे, तो देखो थियरी तो आपके पास है ही सही। एक अमीनो एसिड ले लिया मैंने, सिंपल अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम कहेंगे ये हो गया एक अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप और दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, तो भाई दूसरे का बेसिक ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप है ना, तो हम कहेंगे दूसरा अमीनो एसिड उसका NH2 ग्रुप, ठीक है। R इसका नीचे लिख देती हूँ क्योंकि अल्फा पे शो करना है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो ये COH हो गया, ये कार्बन हो गया अल्फा, यहीं पे NH2 रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और बाकी R। अब क्या करेंगे, तो बच्चों एक अमीनो अम्ल के COH समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह से जल के अणु का त्याग हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन, जल के अणु का त्याग हो जाएगा और आपको जो नया बॉन्ड मिलेगा, दो अमीनो एसिड जुड़ गए तो हम डाइपेप्टाइड बोल देंगे, है ना, दो अमीनो एसिड आपके जुड़ गए, ठीक है। अब तो हम कहेंगे ये बना C डबल बॉन्ड O और इस ग्रुप से क्या आया, इस वाले से क्या आया, NH और CH R COOH, ठीक है। तो दो अमीनो अम्ल आपस में जल के अणु का त्याग करके एक नया बंध बना रहे हैं, है ना, ये जिसे आपने C डबल बॉन्ड O NH से दर्शाया। तो बच्चों ये जो बंध है, इस बंध को हम बोलेंगे पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ता जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे 10 या 10 से ज़्यादा जुड़ गए तो एक बार तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और अणु बार अगर 10,000 से ज़्यादा हो गया तभी तो हम प्रोटीन्स बोलेंगे, ठीक है। तो कितने भी जुड़ सकते हैं, डिपेंड करता है R क्या रखा, भाई छोटा ग्रुप रखा, मैथिल वगैरह रखा, तब तो थोड़ा मुश्किल है, अणु बार बहुत 10,000 पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बड़ा ग्रुप रखा, है ना, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, फिनाइल है, तो कम में भी बन जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो पेप्टाइड बंध क्या होता है, क्लियर। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, दो अमीनो एसिड होने चाहिए, जल के अणु का त्याग करेंगे और जो बंध बनाएंगे उसे पेप्टाइड बंध बोलेंगे। अब पेप्टाइड बॉन्ड में एक अमीनो एसिड के COH से और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 से, दोनों को जोड़ो, जल का अणु बाहर निकाल दो, तो उनके मध्य संघनन द्वारा जल के अणु का त्याग होता है ना, और एक नया बंध बनता है जिसे हम CONH से दर्शाते हैं। एक्चुअली वही पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो एक बार वापस देखेंगे अगर दिक्कत हुई हो तो बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड बना के बताना होता है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अल्फा अमीनो एसिड लिखना है, कोई तकलीफ नहीं, तो हम कहेंगे हाँ अल्फा अमीनो एसिड तो हो जाएगा। तो ये एक लिख दिया मैंने अल्फा अमीनो एसिड, COH इसका पड़ोसी अल्फा, यहाँ पे मैंने NH2 लिखा है और एसिड, दूसरे का भी अल्फा अमीनो एसिड ही तो लिखना है, तो ठीक है बच्चों, COH इसका पड़ोसी कार्बन, इस पे NH2 समूह लगाना है, ठीक है, और यहाँ लिख देते है ना, ये लो COOH, ये आपका क्रियात्मक समूह, ये आपका अल्फा कार्बन, इस पे मुझे NH2 ग्रुप जोड़ना है और ये तो दो अल्फा अमीनो अम्ल हो गए। अब दोनों के मध्य जल के अणु के त्याग से क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे पेप्टाइड बंध बनेगा। तो दो अल्फा अमीनो एसिड ले ली, अब आप बना दो, तो क्या बनेगा RCH NH2,
C डबल बॉन्ड O, NH CH R COOH, ठीक है। और आपके पास जो नया बॉन्ड बना है ये, इसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बंध, और ये कंटिन्यू रहेगा, है ना, ये आगे रहेगा, ये भी आगे रहेगा, तो पॉलीपेप्टाइड। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेस क्या है, प्रोटीन के प्रकार क्या हैं, प्रोटीन की बेसिक यूनिट यानी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया। एक NH2 ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा, फिर NH2 और COH की संख्या के अकॉर्डिंग अम्लीय क्षारीय उदासीन, और फिर हमने देखा बॉडी में कार्य प्रणाली के आधार पे कि 10 का इंपॉर्टेंस है, 10 का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। फिर आवश्यक अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल्स, टीवी मिल पाथ, ठीक है, और उसके बाद में अमीनो एसिड के कैरेक्टर्स। उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ज्वीटर आयन, और दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो मिलेंगे अगली क्लास में प्रोटीन की संरचना को डिस्कस करने के लिए। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।